हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम टू द कैरियर जोन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले 3 दिन से हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, जैसे कि डायग्राम बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड या फिर कुछ ये न्यूमेरिकल बेस्ड को क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हम इस वीडियो में इसी तरह के प्रश्नों को करते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी तरह से पॉसिबिलिटी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों एक और नोटिस है, यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और साथ में लिख दीजिएगा YT। ठीक है, चलिए आप हमसे इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं। पेज का नाम है करेंट अफेयर्स जोन, ठीक है, जहाँ पे 2,25,000 स्टूडेंट के करीब जुड़े हुए हैं। आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। इस लिंक की सहायता से, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को भी दबा लेंगे, जिससे इस चैनल से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का प्रश्न देखते हैं कि क्या है। कनेक्ट होने पर दो आवेशित निकायों के बीच कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है यदि उसके पास समान होता है। अब धारा कैसे प्रवाहित होगी? कोई भी चीज़ उच्च विभव से धारा, कोई भी चीज़ नहीं, धारा का बात बता रहे हैं कि विभव अगर उच्च रहेगा, उच्च विभव से निम्न विभव का तरफ धारा का प्रवाहित होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ उच्च से निम्न का तरफ ही जाता है, तो जो धारा का प्रभाव होता है वो विभव के कारण होता है। जैसे कि ऊष्मा का प्रभाव जो होता है वो तापमान के कारण होता है। ठीक है, ऊष्मा का प्रभाव तापमान के कारण होता है। ठीक है, अगर पूछे कि ऊष्मा का प्रभाव किसके कारण होता है तो तापमान के कारण। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया धारा का प्रभाव, तो धारा का प्रभाव जो होता है विभव के कारण होता है। किस तरफ होता है तो उच्च विभव से निम्न विभव के तरफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक जंतु कोशिका, एक पादप कोशिका और एक जीवाणु निम्नलिखित संरचनात्मक विशेषताओं को साझा करता है। अब हमसे इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इनमें से क्या है जिसमें तीनों में समान होता है, तीनों में पाया जाता है। देखिए, ये रिक्तिका नहीं पाया जाता है तीनों में। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें तो आप सिंपल एलिमिनेट कर सकते हैं कि कोशिका भित्ति प्लांट में पाया जाता है, पादप में पाया जाता है, लेकिन जंतु में नहीं पाया जाता है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आपको अगर नहीं पता होता है तो आप कहाँ कन्फ्यूज होते, ए या सी में कन्फ्यूज होते, लेकिन रिक्तिका जो होता है सभी में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो बच गया क्या? प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका द्रव और राइबोसोम। ठीक है, ये तीनों में पाया जाता है। कोशिका भित्ति के बारे में तो जानते हैं कि सेल वॉल, जिसको सेल वॉल कहते हैं, ये सिर्फ ये पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ से ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है और ये भी गलत हो जाता है। आप फंसते भी तो ए और सी में फंसते, तो हम बता दिए रिक्तिका सभी में नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विद्युत शक्ति द्वारा दी जाती है, इसका विद्युत शक्ति किसके द्वारा मापी जाती है? ये होगा विद्युत शक्ति, मतलब उस शक्ति का फॉर्मूला पूछा है, सीधा बात ये समझिए। तो शक्ति का जो फॉर्मूला होता है P=VI होता है। ठीक है, और इससे हम ये भी बोल सकते हैं, जैसे ओम्स का नियम क्या होता है, V=IR, V=IR। यहाँ से हम I बराबर क्या लिख सकते हैं, V/R, और R बराबर क्या लिख सकते हैं, V/I। ठीक है, तो देखिए, एक बार हम P=VI जानते हैं, यहाँ पे हम V के जगह पे, यहाँ से हम V का भी निकाल लेते हैं, एक V बराबर क्या हो जाएगा, IR। ठीक है, तो V के जगह पे हम यहाँ पे क्या रख देते हैं, RI रख देंगे, RI×I। तो यहाँ से क्या हो गया, एक फार्मूला P=RI²। ठीक है, एक ये हो गया, और एक क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए P=VI में हम I का मान रख दिए, V का मान तो रख दिए, तो V का मान से ये आ गया। इसको फार्मूला बुक में देखिएगा तो पहले I को डिनोट किया जाता है, वैसे कोई बात नहीं है, दोनों सेम ही चीज़ है। तो यहाँ पे हम क्या रखे थे, हम यहाँ पे रखे थे V का मान। अब यहाँ पे I का मान रख के देखते हैं, तो V और I के जगह पे क्या रख देते हैं, V/R यहाँ से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, P=V²/R। तो मेरे पास पावर का फॉर्मूला कितना हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है,
तो यहाँ पे भी हमें क्या दिया गया है, P इक्वल टू वी आई, तो ये हो जाएगा। ठीक है, वैसे याद रखिएगा कि ये भी होता है पावर का फार्मूला और ये भी होता है पावर का फार्मूला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ताजे पानी के पौधे और जानवरों के जीवन के लिए सबसे अनुकूल पीएच रेंज क्या है? अब ताजे पानी का पौधा और जानवरों के लिए सबसे अनुकूल पीएच क्या होता है? तो 6.5 से 7.5 तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक स्थानांतरण के उपलब्ध 10% ऊर्जा के रूप में होता है। अब जो होता है, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि 10,000 किलो कैलोरी है। ठीक है, जब ग्रास, ये घास है, घास को जब टिड्डा खाता है, ग्रास होपर खाता है, तो 10,000 किलो कैलोरी नहीं लेता है एनर्जी, ये 10% ही लेता है। तो ये 1,000 किलो कैलोरी ही एनर्जी को ले पाता है। जब टिड्डा को मेढक खाता है तो तब फिर से ये 1,000 किलो कैलोरी नहीं लेता है, सिर्फ 10% लेता है, यानी 100 किलो कैलोरी ही ले पाता है इससे ऊर्जा। ठीक है, जब मेढक को सांप खाता है फिर भी ये पूरा नहीं ले पाता है एनर्जी, 100% नहीं, 10% ही लेता है, यानी कि 10 किलो कैलोरी। इसी तरह ऊपर चले जाता है और 10% ही ऊर्जा ले सकता है। ये कौन सा ऊर्जा होता है? रासायनिक ऊर्जा होता है। ठीक है, कौन ऊर्जा होता है? रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, तो रासायनिक ऊर्जा होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक एसी जनरेटर को डीसी जनरेटर में बदलने के लिए क्या करेंगे हम? ठीक है, तो जो देखिए एक ये इमेज देखिए कि देखिए ये है डीसी जनरेटर और ये है एसी जनरेटर। हमसे पूछा गया है एसी को डीसी में बदलना है, एसी को डीसी में बदलना है। ठीक है, तो देखिए एसी ऐसा होता है और डीसी ऐसा होता है, दोनों में कुछ अंतर है। देखिए इसका जो स्प्लिट रिंग है वो बीच से सेपरेट है, मतलब कटा हुआ है। ठीक है, दिख रहा है आपको दिख रहा होगा कि बीच से कटा हुआ। ये देखिए ये कटा हुआ, लेकिन इसमें देखिए पूरा जॉइंट है, पूरा जॉइंट है। तो एसी को डीसी में बनाने के लिए क्या करना होगा? उसमें स्प्लिट रिंग लगाना पड़ेगा, स्प्लिट रिंग लगाना पड़ेगा। तो वही बोला कि एसी को डीसी बनाने के लिए क्या करेंगे? स्प्लिट रिंग, जिसको कम्यूटेटर का उपयोग किया जाता है, इसको लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये तो देख लिए, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थिति में अवतल दर्पण वास्तविक वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है? अब अवतल दर्पण है तो हम आपको क्लास में भी अवतल दर्पण का सारा इमेज बना के बताए थे कि जैसे मान लीजिए कि ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। हम इसका 6 इमेज का फोटो बना के आपको बताए थे कि मान लीजिए ये फोकस है, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये इन्फिनिटी है। मान लीजिए जब वस्तु को इन्फिनिटी पे रखा जाता है तो वस्तु कहाँ बनता है? 1 मिनट, इसको हम बड़ा करके थोड़ा बना दे रहे हैं। ठीक है, आपको समझने में सुविधा होगा। 1 सेकंड रुकिएगा। सेकंड बड़ा करके बना दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लीजिए कि वस्तु को अगर हम इन्फिनिटी पे रखते हैं, इन्फिनिटी पे रखते हैं तो वस्तु कहाँ बनता है? सॉरी, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे। यहाँ हम फोकस लिख दे रहे ऊपर में। ठीक है, यहाँ पे साइड में, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। वस्तु बनेगा फोकस पे। ठीक है, जब हम वस्तु को इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे तब वस्तु कहाँ बनेगा? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ठीक है, जब वस्तु को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तब वस्तु कहाँ बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन जाएगा। ठीक है, जब वस्तु को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे तब वस्तु कहाँ बनेगा? फोकस और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा। ठीक है, जब वस्तु को हम फोकस पे रखेंगे तब वस्तु कहाँ बनेगा? तब वस्तु इन्फिनिटी पे बन जाएगा। ठीक है, जब वस्तु को फोकस, और ये पोल है, इसको पोल बोला जाता है। ठीक है, जब वस्तु को फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तब वस्तु कहाँ बन जाएगा? दर्पण के पीछे बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए इधर का जितना भी वस्तु होता है इस साइड का, ये सभी होता है वास्तविक। क्या होता है? वास्तविक।
और दर्पण के पीछे बना हुआ क्या होता है, काल्पनिक। ठीक है, इतना समझ गए। और देखिए ये दो जो होता है ये छोटा बनता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जो बना है वह बराबर बना है, और ये दो जो बना है ये बड़ा बना है। ठीक है, इतना समझ गए। अब हमसे पूछा क्या गया, एक बार पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित स्थिति में किस स्थिति में अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक वस्तु से बड़ा, वास्तविक प्रतिबिंब होना चाहिए और वस्तु से बड़ा होना चाहिए बनेगा। तो वास्तविक के लिए तो हमको इधर ही बनना पड़ेगा, दर्पण के साइड ही। तो दर्पण के साइड कहाँ कब बन रहा है, जब हम इन्फिनिटी से लेके फोकस तक हम रख रहे हैं तभी दर्पण के साइड इस साइड बन रहा है। ठीक है, तो वास्तविक बन रहा है। लेकिन हमसे बोला गया है बड़ा। देखिए इन्फिनिटी पे जब रखे थे या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच रखे थे तो वस्तु तो छोटा बन गया, नंबर दे रहे, 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो 1 नंबर का प्रतिबिंब ये है, 2 का ये है, 3 का ये है, 4 का ये है, 5 का ये है और 6 का ये है। तो देखिए 1 का प्रतिबिंब तो छोटा हो गया, 2 का भी छोटा हो गया, 3 का बराबर हो गया। तो 4 और 5 के बीच में जो बना है वही वास्तविक बना है और बड़ा भी बना है। ठीक है, लेकिन 6 पर रखने से बड़ा तो बन रहा है लेकिन काल्पनिक बन जा रहा है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि वास्तविक हो और वस्तु से बड़ा हो प्रतिबिंब। तो वास्तविक और वस्तु से बड़ा कब हो रहा है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रख रहे हैं या फिर फोकस पे रख रहे हैं। ऑप्शन में हम देखते हैं क्या दिया गया है, जब वस्तु उसकी वक्रता त्रिज्या पर के बराबर रख, वक्रता त्रिज्या मतलब सी पर रखने बोल रहा है, सी पर रखने से तो बराबर बन जा रहा है, ये देखिए बराबर बन रहा है सी पर रखने से। ये अब क्या है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। जब वस्तु को उसके फोकस दूरी से कम दूरी पर रखेंगे, फोकस दूरी से कम, ये फोकस है उससे कम पे बोल रहा है रखने, कम मतलब यहाँ बोल रहा है रखने, कहाँ बोल रहा है रखने, यहाँ बोल रहा है रखने, यहाँ रखने से तो काल्पनिक बन जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी आंसर गलत हो गया। जब वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे, इसको ये सही है। एक बार इसको पढ़ लेते हैं, जब वस्तु को उसकी वक्रता त्रिज्या से अधिक दूरी पर रखेंगे, जब वक्रता त्रिज्या से ये वक्रता त्रिज्या इससे अधिक दूरी पर रखेंगे, मतलब यहाँ बोल रहा है ये और ये कंडीशन बोल रहा है, यहाँ रखने से तो छोटा हो जा रहा है। एक ही कंडीशन है जब वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में रख रहे हैं तभी सही है। तो हमारा आंसर जो होगा सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। समझ गए होंगे आप, ये इमेज को देख लीजिएगा, ये इमेज आपको बहुत बार बता चुके हैं, आप लोगों को याद भी हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें अनंत पर रखी हुई वस्तु की छवि अत्यंत छोटी और बिंदु के आकार की होगी। अब हमसे पूछा गया है इसमें से किसमें अनंत पर रखी हुई वस्तु का आकार जो होगा बिंदु के बराबर और अत्यधिक छोटी होगी। तो ये भी आपको मैंने आपको क्लास में सभी दर्पण या लेंस सभी का हम इमेज बना के बता चुके हैं कि अगर किसी में भी अनंत पे वस्तु को रखते हैं तो उसमें प्रतिबिंब जो बनता है वो छोटा ही बनता है बिंदु के बराबर, या फिर अवतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, अवतल लेंस या उत्तल, सभी में अगर इन्फिनिटी पे वस्तु को रखेंगे, अनंत पे वस्तु रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा बिंदु के आकार का अत्यधिक छोटा बनेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपको पानी, सरसों का तेल, ग्लिसरीन और मिट्टी का तेल दिया जाता है, इनमें से किस माध्यम में समान कोण एक आपतित प्रकाश की किरण सबसे अधिक झुकेगी। अब देखिए आप ये पढ़े होंगे विरल माध्यम और सघन माध्यम, ये पढ़े होंगे। जब प्रकाश मान लीजिए कि ये अभिलंब है, नॉर्मल है, अभिलंब है, ये अभिलंब है। ठीक है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से आती है सघन माध्यम की तरफ तो प्रकाश को जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन प्रकाश चली जाती है ऐसे, मतलब अभिलंब की तरफ झुक जाती है। जब विरल से सघन में आती है तब, ठीक है, तब झुकती है, विरल से सघन में आने टाइम ही झुकेगी। तो ये क्यों झुकती है, क्योंकि जो सघन माध्यम का अपवर्तनांक होता है ये अधिक होता है, इसका अधिक होता है और इसका अपवर्तनांक कम होता है। ठीक है,
तो जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है उसमें ज़्यादा झुकता है, ठीक है, उसमें झुक जाता है। तो यही बोला गया है कि पानी में सरसों का तेल, ग्लिसरीन और मिट्टी का तेल, इसमें से सीधा क्वेश्चन ये पूछा गया है, ये चार चीज़ में सबसे ज़्यादा किस में झुकेगा, तो सबसे ज़्यादा उसी में झुकेगा जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा। तो इसके लिए हमको ये चारों का अपवर्तनांक पता होना चाहिए। तो आपको पानी का अपवर्तनांक पता होगा 1.33, मिट्टी का तेल का भी पता होगा 1.44, बच गया सरसों का तेल, ग्लिसरॉल, ये दोनों का पता नहीं होगा तो ये दोनों का भी हम लिख दे रहे। मिट्टी सरसों का तेल का होता है 1.46 और ग्लिसरॉल का होता है 1.74, ठीक है, ये होता है। तो अब बताइए कि सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका है, ग्लिसरॉल का। तो सबसे ज़्यादा प्रकाश किस में झुकेगा, ग्लिसरॉल में झुकेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। वैसे आप ये चार्ट देख सकते हैं, देखिए जल का कितना है 1.33, केरोसिन का कितना है 1.44, यहाँ पे दो चीज़ का नहीं लिखा हुआ था, सरसों का तेल का भी लिख दिए 1.46 और ग्लिसरॉल का भी लिख दिए हैं 1.74, ठीक है। वैसे आप ये सभी देख लीजिएगा, वायु का, बर्फ़ का, अल्कोहल का देख लीजिएगा, तारपीन तेल का, बेंजीन का, क्राउन ग्लास का, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इधर का आप नहीं भी देखिए, हीरा का एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, ये सब देख लीजिए, इसमें टिक लगा है। तो सबसे ज़्यादा था ग्लिसरॉल का, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रकाश झुकेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक युग्मनज जिसमें पिता और अनुवांशिकी में एक्स क्रोमोसोम, पिता से अनुवांशिकी में एक्स क्रोमोसोम मिला है, वह में विकसित होगा, वह किस में विकसित होगा, ठीक है, वह किस में विकसित होगा। मान लीजिए कि युग्मनज किसको बोलता है, जाइगोट को। जब स्पर्म और एक का मिलन होता है तो क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है, ठीक है। जब स्पर्म और एग का, स्पर्म किससे आता है, मेल से, और एग आता है फीमेल से। जब ये दोनों मिलता है, ये एक सेल है और ये एक सेल है, तो दोनों मिलके, ये मत बोलिएगा कि दो सेल बन गया, ये दो सेल गलत है, ये एक ही सेल बना है। स्पर्म एक सेल है और एग एक सेल है, दोनों मिलके एक बड़ा सेल बना लिया, ऐसा नहीं कि दो सेल बना लिया, ठीक है, बड़ा सेल बना लिया, बस इतना बोल सकते हैं, दो सेल नहीं बोलेंगे जाइगोट को, ठीक है। तो देखिए कि पुरुष में, मेल में और फीमेल में, ठीक है, मेल में कौन सा क्रोमोसोम होता है, 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है दोनों में मेल में भी 23 जोड़ा होता है और फीमेल में भी 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है। लेकिन मेल का जो 23वां जोड़ा होता है, वो क्रोमोसोम जो होता है वो XY होता है और फीमेल का XX होता है। फीमेल का सभी XX ही होता है, लेकिन मेल का 22 जोड़ा तो XX होता है, लेकिन 23वां जोड़ा जो होता है वो XY होता है। तो मेल का क्या हो गया, X और Y, ठीक है, और फीमेल का XX, ठीक है। तो देखिए एक बार क्या होगा, मेल से X मिला और फीमेल से X मिला, तब क्या बन गई, XX। जब मेल से X मिला और फीमेल से Y मिला, सॉरी, फीमेल से तो X ही मिला, फीमेल से कभी हमेशा X ही मिलेगा, Y नहीं मिल सकता। जब मेल से X मिला और फीमेल से भी X मिला, फिर भी XX बन गया। जब मेल से Y मिला और फीमेल से क्या मिला, X मिला, तो क्या बना, XY बना। और जब मेल से Y मिला और फीमेल से X मिला तो क्या बना, XY बना। मतलब देखिए यहाँ पे दो ठो XX और दो ठो Y, मतलब 50-50 चांस है। XX मतलब लड़की और XY मतलब लड़का, ठीक है। जब मेल से Y निकलेगा तो फिक्स है कि लड़का ही होगा, फीमेल से तो Y निकल ही नहीं सकता। जब भी लड़का लड़की होता है उसका पूरा दायित्व तो मेल पर ही होता है, वैसे मेल पर भी नहीं, तो उसे भी नहीं पता होता है कि अभी X है या Y है, ठीक है। जब मेल के द्वारा Y दिया जाएगा तो फिक्स है कि फीमेल के द्वारा तो X ही आएगा, ये तो फिक्स है। जब मेल के द्वारा Y आएगा तो फीमेल के द्वारा X आएगा, दोनों मिलके लड़का बना लेगा। जब अगर मेल X दे दिया तो फीमेल से फिक्स है कि X ही आएगा, X दिया तो X ही आएगा, फीमेल से फिक्स है, फीमेल से Y आ ही नहीं सकता। मेल अगर X दिया, यही बोला है कि पिता से अनुवांशिकी में X क्रोमोसोम मिला है, अगर पिता से X मिला है तो मेल से तो X ही मिलेगा, तो क्या होगा, लड़की बन जाएगा। पिता से X मिल गया जब भी तो लड़की ही बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वनस्पतिक प्रवर्धन में तात्पर्य एक नए पौधे का निर्माण डैश से होता है। अब नए पौधे का निर्माण किससे किससे हो सकता है, तो देखिए तना से हो सकता है, जड़ से हो सकता है और पत्ती से हो सकता है, ये तीनों से हो सकता है। यहाँ देखिए फूल से नहीं हो सकता, यहाँ भी फूल से नहीं हो सकता और यहाँ भी फूल से नहीं हो सकता, ये तीनों गलत हो गया। तो क्या होगा, तना से हो सकता है, जड़ से हो सकता है, पत्ती से हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
शरीर की मुद्रा और संतुलन नियंत्रण होता है। अब शरीर का मुद्रा और संतुलन किससे नियंत्रित होता है? तो सेरिबेलम से। ये जो देख रहे हैं आप पश्च मस्तिष्क का भाग है ये सेरिबेलम, ठीक है। सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। कल भी हम इस प्रश्न को बताए थे कि जो सेरिब्रम होता है वह अग्र मस्तिष्क का भाग है, ठीक है। ये जो है अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। तो हमारा जो शरीर का संतुलन होता है वह सेरिबेलम से होता है। पश्च मस्तिष्क का भाग है, ठीक है, तो सेरिबेलम से होता है। एक और चीज़ याद रखिएगा, जो आदमी अल्कोहल का कंजम्पशन करता है उसका सेरिब्रम जो है काम करना बंद कर देता है, इसीलिए वो अपना शरीर पर संतुलन नहीं कर पाता है और जहाँ तहाँ गिर जाता है। खास करके देखोगे नाली में ज़्यादा गिरता है, ठीक है। ऐसा कोई बात नहीं, कहीं भी गिर सकता है। तो जो आदमी अल्कोहल का कंजम्पशन करता है उसका जो है सेरिब्रम उस समय के लिए काम नहीं करता है और अपना वह शरीर पर संतुलन नहीं कर पाता, इसीलिए वह इधर उधर भटक के गिरते हुए रहता है, ठीक है। तो याद रखिएगा संतुलन के लिए कौन दायित्व है? सेरिबेलम। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही प्रश्न था। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को भी दबा लेंगे, जिससे इस चैनल से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।